हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। इसके पहले वाले वीडियो में हम सभी लोगों ने अमेरिकन रिवॉल्यूशन किस तरीके से सक्सेसफुल हुई थी, 4 जुलाई 1776 और 1783 को किस तरह से ऑफिशियल इंडिपेंडेंस मिली थी अमेरिका को, इसके बारे में तो हमने पढ़ लिया। लेकिन अभी भी अमेरिकन रिवॉल्यूशन का एक दूसरा पहलू, जिसे हम लोग अमेरिकन सिविल वॉर के नाम से जानते हैं, वो अभी तक बचा हुआ है। यूके की हमेशा से एक पॉलिसी रही थी कि वो जिस भी कंट्री को गुलाम बनाते हैं वहां के लोगों को उठाकर वो दूसरे देशों में लेकर जाते हैं काम करवाने के लिए। जैसे कि इंडिया को जब यूके ने गुलाम बनाया तो तमिलनाडु से इंडियन तमिलियंस को उठाकर वो श्रीलंका लेकर चले गए, और 1948 में जब श्रीलंका आजाद हुआ तो श्रीलंका में मेजॉरिटी रह गई सिन्हालास की और माइनॉरिटी रह गई इंडियन तमिलियंस की। और सिन्हालास ने फिर इंडियन तमिलियंस को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, जिसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लिट्टे के रूप में विद द लीडर प्रभाकरन। और फिर इंडियन तमिलियंस और सिन्हालास के बीच में जो सिविल वॉर 1983 में शुरू हुआ था श्रीलंका में, वो कहीं जाकर 2009 में खत्म होता है। उसी तरीके से आपको यूपी और बिहार के लोगों का भी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस आज के वेस्ट इंडीज में दिखता है, क्योंकि यूके ने इंडिया से यूपी और बिहार के लोगों को खरीदा, उन्हें वेस्ट इंडीज या सेंट्रल अमेरिका में एक्सपोर्ट किया कि वहां पर जाकर आपको काम करना पड़ेगा, गुलामी करनी पड़ेगी। और फिर यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो वेस्ट इंडीज में ही बस गए, सालों साल वहीं रहे और फिर वहीं उनकी जनरेशन आगे चली। इसीलिए आपको कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज में जो नाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको इंडियन झलक देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर्स का नाम सुना हो, जैसे सुनील नरेन, शिव नारायण चंद्रपॉल, रवि रामपॉल, राम नरेश सरवन, ये आपको कहीं ना कहीं इंडियन नाम जैसे तो देखने को मिलते हैं। ये एक्चुअली में ही वहां की इंडियन ब्रीड है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें ब्रिटिशर्स के द्वारा वेस्ट इंडीज में एक्सपोर्ट किया गया था और फिर उनकी जनरेशन जो है आगे चलती है। इसी तरीके से यूके ने अफ्रीका की ब्लैक पॉपुलेशन को अमेरिका में डालते गए, वहां भेजते गए, और वहां पर ब्लैक पॉपुलेशन धीरे धीरे अमेरिका में बढ़ती गई गुलामी के तौर पर। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। अब आपको यहां पर एक चीज ये इमेजिन करनी है कि फिलहाल अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मैप इमेजिन कर सकते हैं तो यूएसए के जो नदर्न स्टेट्स थे वहां पर व्हाइट पॉपुलेशन ज्यादा थी, और जो सदर्न स्टेट्स थे वहां पर ब्लैक पॉपुलेशन ज्यादा थी। तो वो जो नदर्न स्टेट्स हैं वो हमेशा से स्लेवरी को खत्म करना चाहता था, लेकिन जो सदर्न स्टेट्स हैं वो हमेशा से बेसिकली स्लेवरी को चाहता था कि बनी रहे, क्योंकि जो यूएसए के नदर्न स्टेट्स थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वो कैपिटलिस्ट थे, और वो चाहते थे कि सदर्न स्टेट्स अगर स्लेवरी से आजाद हो जाएगा तो नदर्न यूएसए में जो बेसिकली इंडस्ट्रीज बड़ी हो रही हैं उनको सदर्न यूएसए के नाम पर एक नया मार्केट मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर सदर्न यूएसए जो है वहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा होता था, तो वहां के जो सदर्न यूएसए के व्हाइट लोग थे उन्हें ब्लैक पॉपुलेशन ज्यादा से ज्यादा एज अ स्लेव चाहिए थी, ताकि वो उनके लिए खेती बाड़ी मजदूरी कर सके। तो ये जो सिविल वॉर शुरू होता है अमेरिका में इंडिपेंडेंस के बाद, वो नदर्न स्टेट्स वर्सेस सदर्न स्टेट्स के बीच में होता है, जहां नदर्न स्टेट्स स्लेवरी को खत्म करना चाह रहे थे और सदर्न स्टेट्स स्लेवरी को मेंटेन करना चाह रहे थे। अब ये जो आपको अमेरिकन सिविल वॉर का कहीं ना कहीं टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1861 से लेकर 1865 के बीच में देखने को मिलता है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन जब शुरू हो चुकी थी ना, तो उसी टाइम पे ही आपका अमेरिकन सिविल वॉर भी एक तरीके से स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि जो नदर्न यूएस स्टेट्स हैं वो पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट है, एंटी स्लेवरी है, क्योंकि ये तो इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं, और सदर्न स्टेट्स आपके प्रो स्लेवरी, क्योंकि ये तो एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहते हैं। अब यहां पर एंटी स्लेवरी मूवमेंट्स के नदर्न स्टेट्स में बहुत सारे रीजन है। पहला तो कैपिटलिज्म, जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं कि अगर सदर्न यूएसए के स्टेट्स में स्लेवरी खत्म हो जाती है तो वो ब्लैक पॉपुलेशन वहां से आजाद हो जाएगी, फिर काम करने लगेगी, ज्यादा पैसे कमाएगी, तो ज्यादा खर्च करेगी, तो ज्यादा गुड्स और सर्विसेज खरीदेगी। वो नदर्न स्टेट्स की इंडस्ट्रीज के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी में बूम आएगा। दूसरा, ह्यूमैनिज्म का भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा है, क्योंकि जैसे पिछले वीडियो में थॉमस जेफरसन ने वेलफेयर और ह्यूमैनिज्म की बात की थी, हमने डिस्कस किया था, वो भी एक स्लेवरी को खत्म करने का एक बहुत बड़ा रीजन
रीजन था। इसके अलावा ये जो रीजंस थे, इसके बाद एकदम से नदर्न स्टेट्स जो हैं वो सदर्न स्टेट्स को इस बात के लिए फोर्स नहीं कर पा रहे थे कि स्लेवरी खत्म करो, क्योंकि नदर्न स्टेट्स को पता था कि अगर हमने सदर्न स्टेट्स को फोर्स करना शुरू कर दिया कि स्लेवरी को आप अभी के अभी खत्म कर दीजिए, तो नदर्न और सदर्न स्टेट्स के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो सकता था। और अभी अभी तो बेचारा ये अमेरिका आजाद हुआ था, ज्यादा वक्त हुआ भी नहीं था इन्हें, तो ये अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। कोई सिविल वॉर ये बेसिकली एक तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए एक इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पर सामने आता है 1820 का मिसौरी अग्रीमेंट। अब ये 1820 का मिसौरी अग्रीमेंट थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा सुनने में, बट ये रियलिटी है। ये डिसाइड किया गया कि मान लो जैसे ये यूएसए है, तो यूएसए के बीच में एक आपका लैटिट्यूड जाता है 36 डिग्री लैटिट्यूड। ये कहा गया कि 36 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्थ में जो स्टेट्स हैं वहां पर स्लेवरी नहीं रहेगी। 36 डिग्री लैटिट्यूड के जो साउथ के स्टेट्स हैं यूएसए के, वहां पर स्लेवरी रहेगी। क्योंकि यहां पर नदर्न यूएसए के लोगों ने बोला देखो अभी पूरे के पूरे अमेरिका को एक बार में स्लेवरी से आजाद कराना मुश्किल है, काफी इंप्रैक्टिकल है, तो जितने स्टेट्स स्लेवरी में अभी नहीं है एटलीस्ट उनको तो पहले प्रोटेक्ट कर लो, बाद में जिन स्टेट्स में स्लेवरी चल रही है उनको भी आजाद करा लेंगे, लेकिन अभी जितना बचा हुआ है उसको कम से कम कंफर्म कर दो। और ये जो 36 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वाला पूरा का पूरा रूल था कि इसके अबव के स्टेट्स एंटी स्लेवरी हैं, स्लेवरी नहीं रहेगी, इसके साउथ के जो स्टेट्स हैं वहां पर स्लेवरी चल सकती है। इसी अग्रीमेंट को हम लोग मिसौरी अग्रीमेंट कहते हैं। लेकिन ये जो आपके नदर्न यूएसए के स्टेट्स से ये ठान के बैठे थे कि इतनों को तो हमने सेव कर लिया है, बाकी के जो सदर्न स्टेट्स हैं इनमें हमें अवेयरनेस जगानी पड़ेगी। सदर्न स्टेट्स के, यूएसए के सदर्न स्टेट्स के ब्लैक पॉपुलेशन के मन में अवेयरनेस जगानी पड़ेगी कि आपको जो स्लेव बना के रखा जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। और इस अवेयरनेस को जगाने के लिए अलग अलग चीजें की गई, जैसे कि यहां पर एक एंटी स्लेवरी सोसाइटी स्टैब्लिश की गई थी 1883 में, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स यहां पर बनाए गए थे, प्लस गैरिसन ने एक लिबरेटर यानी कि फ्रीडम नाम का जो जर्नल है उसको भी यहां पर पब्लिश किया था। अब जब ये सारी की सारी चीजें सदर्न स्टेट्स को समझ में आई कि जो नदर्न स्टेट्स हैं वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है स्लेवरी पे, लेकिन इनडायरेक्टली अटैक कर रहा है, तो यहां पर जो सदर्न स्टेट्स के लोग थे जो स्लेवरी के फेवर में थे उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया, नदर्न स्टेट्स को जवाब देना शुरू कर दिया। और सदर्न स्टेट्स ने यह कहा कि तुम अगर नदर्न स्टेट्स होकर हमारे स्टेट्स को एंटी स्लेवरी बनाने की कोशिश कर रहे हो तो हम भी तुम्हारे स्टेट में घुसेंगे, 36 डिग्री लैटिट्यूड को क्रॉस करेंगे और फिर तुम्हारे स्टेट्स पे वॉर करेंगे, अटैक करेंगे, कैप्चर करेंगे और उनको स्लेव में कन्वर्ट कर देंगे। और इसीलिए साउथ का ये रिटेलिएशन देखने को मिलता है कि दो स्टेट्स जो 36 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर आते थे, नॉर्थ में आते थे, एक का नाम था नेब्रास्का और दूसरे का नाम था कैनसास। इन दोनों को बेसिकली सदर्न स्टेट्स ने कैप्चर किया और जो स्लेवरी है वो यहां पर स्टार्ट कर दी, जो सीधे सीधे हमें मिसौरी अग्रीमेंट जो 1820 में हुआ था उसका वायलेशन देखने को मिलता है। अब यहां पर जैसे ही मिसौरी अग्रीमेंट का वायलेशन हो जाता है तो नदर्न स्टेट्स में एक नई पॉलिटिकल पार्टी का उदय होता है, क्योंकि नदर्न स्टेट्स के लोग ये समझ जाते हैं कि अगर हमें स्लेवरी खत्म करनी है तो शायद सिविल वॉर से इतनी सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, हमें अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी, इलेक्शंस जीतने पड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारा बंदा प्रेसिडेंट बनेगा और फिर वो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास करेगा और पूरे के पूरे यूएसए से क्या हो जाएगा, स्लेवरी खत्म हो जाएगी। इसीलिए इस मिसौरी अग्रीमेंट का जब वायलेशन किया जाता है सदर्न स्टेट्स के द्वारा तो फिर नदर्न स्टेट में एक पॉलिटिकल पार्टी निकल कर आती है, रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी, जो 20th of March 1854 को बनती है। ये वही रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी है जिससे अब्राहम लिंकन, आपके द फेमस ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी अब्राहम लिंकन अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। पहली बार तो ये प्रेसिडेंट बने थे 1861 में और दूसरे टर्म में लेकिन इनका असैसिनेशन कर दिया गया था। और ये जो रिपब्लिकन पार्टी है बनी ही इस बेसिकली गोल से थी कि स्लेवरी को पूरी तरीके से अबॉलिश किया जाएगा यहां पर। और फाइनली अब्राहम लिंकन की गवर्नमेंट 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1865 लेकर आती है और पूरी तरीके से जो स्लेवरी है उसको अमेरिका से पूरी तरीके से खत्म कर देती है। हां, वो बात अलग है कि एक बार जब स्लेवरी खत्म होती है तो इक्वालिटी पूरी सोसाइटी में नहीं आ जाती, डिस्क्रिमिनेशन चलता है वहां पर। ब्लैक पॉपुलेशन को बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बैठने की इजाजत नहीं थी, वोटिंग राइट्स उनको नहीं मिले थे, रिजर्वेशन उनको नहीं दिया गया था, सरकारी नौकरियां उनके लिए नहीं थी। ये रेसेस के बीच में इक्वालिटी लाने में काफी टाइम लग गया।
बट धीरे धीरे अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद चीजें ठीक होती गई। इंडियन रिवॉल्यूशन में भी आप देखेंगे तो ऐसा ही है। आजादी से पहले जो बैकवर्ड कम्युनिटीज के साथ इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वो काफी हद तक किया जाता था। फिर एकदम से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंप्लीमेंट होता है और इक्वल लीगल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सभी लोगों को दे देता है, लेकिन सोशल लेवल पे वो इक्वालिटी आने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि इंडिया ही इकलौती ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया है या फिर जहां पर रिजर्वेशन दिया गया है। इंडिया में कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ था तो रिजर्वेशन दिया गया, और अमेरिका में हम लोग सिविल वॉर में ये देखते हैं कि रेसेस के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन किया गया और बाद में रिजर्वेशन दिया गया। तो इसी तरीके के टफ टॉपिक्स को जो आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन को और आसान बना सकते हैं अगर इन्हीं टॉपिक्स को आपको डिटेल में और आसान भाषा में समझना है। सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून्ड विद आईएएस ओरिजिन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।